नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। पहले चरण के मतदान के लिए 27 तारीख को वोट पड़ने वाले हैं। उसके पहले सबकी नजर इस बात में लगी हुई है कि दरअसल इन चुनाव में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, कौन कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी उसके हाथों से फिसल जाएगी। इन 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये वो राज्य हैं जहां पर फिलहाल इस वक्त बहुत जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है, सभाएं हो रही हैं और एक अटकलों का दौर भी जारी है कि दरअसल कौन जीत रहा है। इसका नतीजा तो 2 मई को सामने आएगा जब वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। लेकिन चुनाव का मूड भांपने के लिए, यह पता करने के लिए कौन आगे है कौन पीछे है, इसका एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है ओपिनियन पोल्स। लेकिन जैसा आपको मालूम है, इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर कहना है कि पहले चरण के मतदान के पहले ही आप ओपिनियन पोल कर सकते हैं, पहले चरण के मतदान के बाद आप ओपिनियन पोल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल के नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं। आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल, कि टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल क्या कहता है। इस वक्त सबकी नजर लगी हुई है पश्चिम बंगाल के ऊपर कि पश्चिम बंगाल में क्या कुछ होगा। क्या ममता बनर्जी हार जाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां पहली बार इतिहास रचते हुए चुनाव जीतेगी, सरकार बनाएगी? क्या होगा असम में? जहां तक बंगाल की बात है, यह ओपिनियन पोल बहुत साफ तौर पे कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। जिस पार्टी को 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटें मिली थी, वो पार्टी आज की तारीख में उसकी स्थिति बहुत बहुत बेहतर है। और इतनी बेहतर है कि कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना ले, यानी ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री न बन पाए। लेकिन टाइम्स नाउ सी वोटर का सर्वे बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है, उसके मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। वो 160 सीटें जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2016 की तुलना में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से फिलहाल काफी दूर है। टाइम्स नाउ सी वोटर सर्वे के मुताबिक उसको 112 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस पार्टी को। उनका गठबंधन है, लेकिन एक जमाना था जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार 34 साल तक पश्चिम बंगाल के अंदर थी। कांग्रेस उसके पहले वहां एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर थी। तृणमूल कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन आज ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की हालत बहुत कमजोर है और दोनों मिलकर भी सिर्फ 22 सीटें जीत लें तो गनीमत मानी जा रही है। अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो इस सर्वे के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन इतना नुकसान नहीं हो रहा है कि उसकी सरकार न बन पाए, यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार आसानी से बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन असम के अंदर जो लड़ाई इस वक्त चल रही है वो बहुत जोरदार लड़ाई चल रही है। असम, जहां कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि यूपीए गठबंधन जो है वो कमजोर स्थिति में है, एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है और लगातार दूसरी बार वह एनडीए की सरकार बन सकती है। लेकिन जो टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे है वो जिस आंकड़े की तरफ इशारा कर रहा है, वैसे में यहां पर मुकाबला फिलहाल कांटे का है। हालांकि इस कांटे के मुकाबले में भी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बढ़त है। उसको 126 में से 69 सीटें यानी 69 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यूपीए ने अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। उसको पिछले बार की तुलना में 17 सीटों का फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। 56 सीटें उसको मिल सकती है। और इसका एक बड़ा कारण यह है क्योंकि असम में पिछली बार कांग्रेस और एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी, ये दोनों अलग अलग लड़े थे। इस बार दोनों के बीच में गठबंधन हुआ है और साथ ही साथ बोडोलैंड पीपल्स पार्टी भी इनके साथ आके जुड़ गई है। यानी आज की तारीख में 2016 की तुलना में असम में यूपीए गठबंधन यानी कांग्रेस गठबंधन पिछले चुनाव की तुलना में मजबूत दिखाई पड़ रही है। और यही कारण है कि गठबंधन बेहतर होने की वजह से, तीनों पार्टी के एक साथ आने की वजह से वो बीजेपी को तगड़ी टक्कर दे सकती है। अभी फिलहाल एनडीए को बढ़त है, लेकिन यह बढ़त अंत तक बनी रहेगी अभी कहना थोड़ा मुश्किल काम है। उधर तमिलनाडु के अंदर फिलहाल किसी तरीके का कोई संशय नहीं है, किसी तरीके का कोई डाउट किसी के दिमाग में नहीं है। वहां पर बहुत साफ नजर आ रहा है कि डीएमके के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन बहुत स्वीप करने जा रही है। और जो टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे है यह कहता है कि वहां उनको 177 तक सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को
50 का भी आंकड़ा छूते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। अन्य के खाते में सिर्फ 8 सीटें दिखाई पड़ रही हैं। दरअसल जो तमिलनाडु का चुनाव है, इस बार ना तो वहाँ जयललिता चुनाव में है, ना ही करुणानिधि। ये तमिलनाडु की राजनीति में पिछले करीब 50 सालों तक करुणानिधि का एक बहुत बड़े नेता के तौर पर वहाँ दिखाई पड़े थे। जयललिता भी कम से कम पिछले 30 सालों में एमजीआर की मृत्यु के बाद वो तमिलनाडु में बहुत बड़ी नेता मानी जाती थी। लेकिन इस चुनाव के पहले करुणानिधि और जयललिता दोनों की मृत्यु हो गई है, वो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। लिहाजा ये चुनाव जो है वो बिना जयललिता बिना करुणानिधि के लड़ा जा रहा है। लेकिन इस चुनाव में डीएमके को निश्चित तौर पर बढ़त है और बहुत बड़ी बढ़त है, एक तरीके से आंधी है। और एमके स्टालिन अगर अगले मुख्यमंत्री बन जाए भारी बहुमत के साथ तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। केरल में जहां ये कहा जाता है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, वहाँ पे फिलहाल एलडीएफ की सरकार यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और 5 साल उनके हो गए हैं। अगर उस ऐतिहासिक पैटर्न के हिसाब से चलें तो इस बार वहाँ पे यूडीएफ की सरकार यानी कांग्रेस गठबंधन की सरकार वहाँ बननी चाहिए। लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार इतिहास के पैटर्न को बदलते हुए लगातार दूसरी बार वहाँ अपनी सरकार बना सकती है। और ये यूडीएफ के लिए और खासतौर पर राहुल गांधी के लिए एक बुरी खबर होगी, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी का चुनाव क्षेत्र छोड़कर वो वायनाड गए थे केरला के अंदर, और लोकसभा चुनाव में एलडीएफ को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था और कांग्रेस लेड गठबंधन को बहुत ज़बरदस्त जीत वहाँ हासिल हुई थी। लेकिन जो लोकसभा के नतीजे हैं वो फिलहाल विधानसभा के नतीजों में तब्दील होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे साफ तौर पर कहता है। एलडीएफ को 77 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यूडीएफ को 62 सीटें मिलती नजर आ रही है, अन्य के खाते में 2। इन केरल के जो आंकड़े हैं इससे हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई बहुत एक तरफा नहीं है। लेकिन ऐसी भी लड़ाई है जिसमें ये कह सकते हैं कि फिलहाल एलडीएफ को अभी एज है और वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन वोटर क्या कहता है, क्या वाकई में यही नतीजे होंगे या इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं है। दोस्तों अब अंत में पुडुचेरी का हाल। पुडुचेरी जहां आपको मालूम है कि चुनाव के ठीक पहले वहां पे सरकार गिर गई थी, क्योंकि कुछ विधायकों ने जो है वो जो कांग्रेस के साथ थे उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और भारतीय जनता पार्टी और कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो जुड़ गए थे। पुडुचेरी में 30 विधानसभाएं, बहुत छोटी विधानसभाएं वहाँ पे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे कांग्रेस लेड गठबंधन हार का सामना करने जा रही है और एनडीए जो है, एनडीए माने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ बिल्कुल मजबूत नहीं, बहुत ही हाशिए की प्लेयर है। लेकिन जिस गठबंधन में बीजेपी है उस गठबंधन को फिलहाल 21 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यानी जो टाइम्स नाउ और सी वोटर का सर्वे है वो बहुत साफ बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकती हैं। असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है लगातार दूसरी बार। तमिलनाडु में उलटफेर होने वाला है, वहाँ पर डीएमके की सरकार बन सकती है। केरल में एलडीएफ एक बार फिर सरकार बना सकता है और पुडुचेरी में कांग्रेस हारने जा रही है। अब यही नतीजे आएंगे, ये तो फिलहाल मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओपिनियन पोल है, साइंटिफिक आधार पर किया जाता है, चुनाव की दिशा को बताता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दिशा है। नतीजे तो 2 मई को आएंगे और जब आएंगे तो हम आपके सामने वो उसका भी हाल रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।